अध्याय 2 जिसका नाम है विविध प्रश्नावली। ये प्रश्नावली करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। इसलिए विविध प्रश्नावली को आप लोग छोड़ना नहीं चाहिए, आपको वो करना चाहिए। भले कोई कराए या नहीं कराए, लेकिन आपको वो करना चाहिए। और एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए विविध प्रश्नावली जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दो फलन दिए गए हैं। एक फलन आपका f है, दूसरा फलन आपका g है। यह फलन क्या है? यह एक संबंध दिया गया है और यह संबंध फलन है या नहीं है ये हमें चेक करना है। और इसमें कहा गया है कि ये संबंध f पर आप ये जांच कीजिए कि यह संबंध एक फलन है। यह जांच कीजिए कि जो संबंध g है वो आपका फलन नहीं है। तो कोई भी संबंध फलन कब बन जाता है ये हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी संबंध फलन कब बनेगा, फलन के लिए क्या कंडीशंस हैं, संबंध के लिए रिलेशंस के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं संबंध f के लिए ले रहे हैं, ठीक ना। संबंध f के लिए उसके बाद से ये दिखाना है कि संबंध जो f है वो वास्तव में एक फलन को निरूपित करता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब हमारा x का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में जो संबंध है वो आपका है x स्क्वायर, ठीक है ना। x का मान क्या है? वास्तव में x का मान इसके प्रांत होते हैं और y के मान इसके सहप्रांत हो गए, इतना मालूम है ना। यहाँ देखिए x का मान कब? जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा या 3 के बराबर, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि इस रेंज तक 0 से 3 तक रेंज तक के लिए जो भी फलन है वो आपका कौन सा है? एक्स स्क्वायर फलन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है कब? जब आपका 0 आएगा, 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। इस सभी के मानों के लिए फलन का जो मान है, प्रांत का जो मान है वो आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया ना। यहाँ देखिए लेकिन इससे बाद वाले पे नहीं है। अब यहाँ देखिए x का मान जब 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, यानी कि जब x का मान यहाँ पर है दूसरी कंडीशन में, और जब 10 से छोटा या 10 के बराबर है, अरे यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के वास्तविक मानों के लिए जो फलन का मान है वो आपका 3x है, यानी कि प्रांत का मान क्या है? 3x है। तो इस कंडीशन में हमें इसको ये दिखाना है कि वास्तव में यह आपका एक फलन है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों का कॉमन पॉइंट यानी कि दोनों 3 खत्म हो रही है और 3 से शुरू हो रही है, तो दोनों का पिक पॉइंट क्या होगा? 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 3 के लिए जांच करते हैं कि फलन का मान क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रांत व x बराबर 3 पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा? f ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है? x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। f ऑफ 3 का मतलब है y, तो y का मान यहाँ से क्या हो गया? 9। कब? जब आपका x का मान क्या था? 3, ठीक है ना। अभी हम इसको डायग्राम की मदद से भी इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब x बराबर 3 पर इस x बराबर 3 पर अब इस फलन का भी तो जांच कीजिए, संबंध का भी तो मान जांच कीजिए, क्या इसका संबंध क्या आ रहा है। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। वह x बराबर 3 पर f ऑफ x बराबर क्या होगा? 3x, इस पर भी तो जांच कीजिए। f ऑफ x का मान होता है वास्तव में y, और हम किस पर जांच कर रहे हैं? 3 पर जांच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 9, यानी कि इस कंडीशन में भी x बराबर 3 पर y का मान क्या हो रहा है? 9, ठीक है ना। यहाँ तक समझ लिया ना। अब चलिए हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं यह वास्तव में फलन है कि नहीं है, यह संबंध फलन है कि नहीं है। तो वेन डायग्राम मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका x यानी कि प्रांत का मान, ये आपका सहप्रांत का मान, ठीक है ना। ये आपका x का मान हो जाएगा, ये आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान क्या है? 3, x का मान 3 पर y का मान क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है ना। x बराबर 3 पर y का मान 9 आ रहा है, यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में 2 बार संख्याएं रिपीट हो रही है। x बराबर 3, 3, x बराबर 9 और 9। इस प्रकार हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। और देखिए यहाँ 3 का संबंध किससे है? 9 से है, ठीक है ना। तो संबंध के केस में तो हमने पढ़ा है, लेकिन फलन के केस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी संबंध फलन है तो उस कंडीशन में प्रांत के अवयव का सहप्रांत के अवयव के साथ का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए, है क्या। प्रांत की एक ही अवयव है 3, जिसका सहप्रांत के में अवयव है 9, इसके साथ प्रतिबिंब है, ये हमने पढ़ा था। तो ये फलन के कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये संबंध फलन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यह आपका क्या होगा? एक फलन होगा।
दूसरा हमने ये पढ़ा था कि यदि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से होना चाहिए या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अवयव है, तो दूसरे कंडीशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फलन होते तो हम उस कंडीशन में देखते हैं या नहीं है, ठीक है ना। तीसरा हमने ये भी पढ़ा था कि प्रांत की एक ही अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव से नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में तो एक ही अवयव है, तो तीसरा भी कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार यह संबंध फलन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दिया गया संबंध एक फलन है, तो हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, एफ फलन है। दिया गया संबंध फलन है या एफ फलन है। चलिए हम संबंध 2 की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपका तो 1 था, हम अब 2 की बात करते हैं, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये दूसरे वाले की बात करने जा रहे हैं। यह संबंध हमें दिखाना है कि ये जो संबंध है वो आपका फलन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दूसरा हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा यानी कि संबंध किसके बारे में, जी के बारे में बात कर रहे हैं, जी के लिए, ठीक है ना, संबंध जी के लिए। तो इस कंडीशन में तो मान चेंज है, तो मैं इन मानों को मिटा दे रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब x का मान 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 2 से छोटा और 2 के बराबर है, यानी कि x का मान जब 0 से लेकर 2 तक बिलोंग्स करता है तो उसका 0 से लेकर 2 तक बिलोंग्स करता है, ठीक है ना, 0 से लेकर 2 तक है, तो उस कंडीशन में जो फलन का मान है वो आपका है x², ठीक है। जब x का मान 2 से बड़ा या 2 से बराबर लेकिन 10 से छोटा और 10 के बराबर, यानी कि 2 से लेकर 10 तक इसका वैल्यू है, 2 से 10 तक इसके सभी वास्तविक मानों के लिए इसका जो फलन है वो आपका 3x है, 2 से लेकर 10 तक के लिए, ठीक है ना। इसका मान क्या है, 3x है, ठीक है ना। ओके, इन दोनों फलनों में सबसे जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 2 है, क्योंकि 0 से 2 तक है और फिर 2 से लेकर 10 तक है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 2 है। तो हम 2 के लिए चेक करेंगे, दो के लिए दोनों फलनों के मान को हम जांच करेंगे, दोनों फलनों के वास्तविक मान हम जांच करेंगे, ठीक है ना। तो बस यही लिखना है आपको, x बराबर 2 पर फलन ऑफ, ये फलन नहीं है, जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स का मान क्या होगा, सबसे पहले x² होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ से देखेंगे जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तव में y बोलते हैं, तो जी ऑफ 2 पर जांच करें ना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 4। क्या रखा है यहाँ से, y बराबर जी बराबर कितना है, जी बराबर 2 पर यहाँ से आ रहा है x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि y बराबर कितना, 2 पर दिख रहा है ना, तो अब यहाँ से x बराबर 2 पर जी ऑफ एक्स का मान देख ले रहे हैं, क्या है, यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स का मान 3x है, ठीक है ना, 3x है। तो इस कंडीशन में जी ऑफ 2 पर इसका मान कितना होगा, 3 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी ऑफ 2 यानी कि यह y का मान हो जाएगा। इस कंडीशन में x बराबर, यहाँ देखिए x बराबर 2 पर y का मान कितना आया है, 6 आया है, और इस कंडीशन में x बराबर 4 पर y का मान x बराबर, सॉरी यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया ना, x बराबर यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 ना होगा, x बराबर 2 पर और यहाँ से y का मान क्या आया है, 4 आया है, और यहाँ से x बराबर 2 पर y का मान 6 आया है। तो चलिए ना हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वेन आरेख की सहायता से समझते हैं कि यह आपका फलन है या नहीं है, ठीक है ना, यह संबंध फलन है कि नहीं है। यह आपका x का मान हो जाएगा, यह आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है ना, x का मान y का मान। इसके फलन में कोई, इसके बीच में कोई संबंध है जिसको g से दर्शाया गया है, इसके बीच में कोई संबंध था जिसको हम लोग f से दर्शाए थे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x बराबर 2 पर y का मान कितना आया है, 4 आया है, ठीक है ना। फिर x बराबर 2 पर y का मान कितना आया है, 6 आया है। इस कंडीशन में यह कह रहा है क्या कि 2 का संबंध 4 से है और 2 का संबंध 6 से है। तो क्या यह संबंध आपका फलन होगा कि नहीं होगा, थोड़े से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी संबंध फलन कब होता है, जब संबंध यानी कि प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से होता है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसका फलन, यह संबंध एक फलन है। दूसरा ये है कि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से हो सकता है, लेकिन प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव से नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए
प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के दो अवयव से है, इसलिए यह संबंध आपका एक फलन नहीं होगा। ठीक है ना। और यही रहता आपके पास, प्रांत के दो अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से हो सकता है। यानी कि इस कंडीशन में अगर यह कुछ ऐसा रहता, यहाँ 4 और यहाँ 6 रहता और यहाँ 2 रहता और 4 का संबंध 2 से और 6 का प्रतिचित्रण 2 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि यह आपका एक फलन है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रांत के सिर्फ एक अवयव का प्रतिचित्रण मिल रहा है सहप्रांत के दो अवयव से, न कि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण मिल रहा है सहप्रांत के एक अवयव से। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ, यह हमारा फलन नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः जी फलन नहीं है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। हमने इसको प्रूफ कर दिया बहुत ही अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको प्रूफ किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है, एक फलन दिया गया है और फलन है fx बराबर x², यानी कि द्विघातीय द्विपद आपका फलन है। ठीक है ना। और इसमें आपसे कहा है कि यह फलन ऑफ 1.1 माइनस फलन ऑफ 1 अपान फलन अपान 1.1 माइनस 1, इसका हमें इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। कितना आसान है, चलिए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। फलन ऑफ x दिया है, x की जगह पर आप सबसे पहले फलन ऑफ 1.1 लीजिए, उसका मान फाइंड आउट कीजिए, फिर x की जगह पर 1 लीजिए, उस फलन का मान फाइंड आउट कीजिए, उन दोनों फलनों का मान दिए गए समीकरण में रख दिए, आपका मान आ जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं। तो हाल में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए फलन ऑफ 1.1 का मान ज्ञात करना है, यानी कि x की जगह पर आप 1.1 रखिए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 11 11 121 होता है, तो इसका मान ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। उसके बाद से फलन ऑफ 1 का मान ज्ञात किया है, तो 1 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है ना। बस f1 और f1 का मान दिए गए समीकरण में रख दीजिए। अतः उपरोक्त मान रखने पर मान रखेंगे तो f1.1 का मान कितना है, 1.21 है, माइनस है f1 का मान कितना है, 1 है, और इस पूरे के बट्टे कितना है, 1.1 माइनस 1 है। ठीक है ना। 1.1 में से 1 निकलेगा, बचेगा 0.21 बचेगा, 0.21, और यहाँ से बचेगा 1.1 में से 1 निकलेगा, बचेगा आपका 0.10 बचेगा। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 अपान 1 इक्वल टू आ जाएगा आंसर 2.1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें एक फलन दिया गया है और इस फलन का हमें प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए हम इसका प्रांत ज्ञात करना है। यह फलन किस फॉर्म में है, यह फलन जो है आपका परिमेय फलन के फॉर्म में है, और जब भी परिमेय फलन के फॉर्म में होता है तो परिमेय फलन का जो कंडीशन आता है उसको सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशन क्या होता है कि उसका जो हर होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हल, और हल में आप लिखेंगे प्रांत के लिए। प्रांत का मतलब होता है डोमेन के लिए। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले x² माइनस 8x प्लस 12 का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। द्विघाती समीकरण है, इसका हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हल क्या हो जाएगा, द्विघाती 2 मूल इसके आएंगे और 2 मूल इसके हल कराएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6 दूना 12, 6x माइनस 2x प्लस 12 और नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से जब x का मान लेंगे हो जाएगा x माइनस 6 और माइनस 2 का मान लेंगे हो जाएगा x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। जब इसका आप मूल फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 और 6 इसका मान नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 और 6 पर इस फलन का काल्पनिक मान प्राप्त होगा। 2 और 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे उसके लिए इसका मान, प्रांत का मान हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका प्रांत आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए लेकिन उसमें से 2 और 6 को निकाल दीजिए, तो यह इसका प्रांत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है, मेरे पास बुक्स है ना, f ऑफ x इक्वल टू रूट में x माइनस 1, f ऑफ x इक्वल टू रूट में x माइनस 1, और इसमें कहा क्या है आपका परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर। हमें इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, डोमेन यानी कि प्रांत और इसका रेंज यानी कि हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले जो फलन है वो फलन किस फॉर्म में है, वो वर्गमूल के अंदर है। जब भी वर्गमूल के अंदर रहता है
तो वास्तविक फलन के लिए हमें क्या चाहिए, वर्गमूल के अंदर रखी गई जो हमारा फलन है उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से होगा प्रांत, प्रांत के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1 का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा x का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अतः इसका प्रांत क्या होगा, कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, नहीं यहाँ देखिए 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत इसका हो जाएगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में हमेशा जो भी कोष्टक लगाया जाता है छोटा लगाया जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट का वैल्यू हमें मालूम नहीं होता है। और यहाँ से इसका रेंज क्या हो जाएगा, अपरांत क्या हो जाएगा, डोमेन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है ना। अब परिसर हम थोड़ा सा ज्ञात कर लें, परिसर यानी कि रेंज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। रेंज क्या होगा, फलन ऑफ एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, वास्तव में यह है वाई इक्वल टू दिया है एक्स माइनस 1, और यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1, और यहाँ से जब हम x का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस समीकरण जब x का मान क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि x का मान जो भी आएगा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। तो x का मान क्या आया यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 1 आया है, और इसका मान क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। या y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो परिसर होगा वो परिसर क्या होगा, परिसर 0 से लेकर इनफाइनाइट इसका परिसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में यहाँ पे एक फलन दिया गया है और फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माड़ा में x माइनस 1, और हमें इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि ये जो फलन है वो फलन मापांक फलन है। जब भी मापांक फलन होता है तो मापांक फलन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी सहायता से हम इसे हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको मालूम होगा कि पिछले वाले वीडियो में जब मापांक फलन पढ़े थे वो था आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर माड एक्स था तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स के दो मान प्राप्त हो रहे थे। क्या, जब x का मान हमारा 0 से छोटा था तो उस कंडीशन में x का मान माइनस एक्स आ रहा था, जब x का मान 0 से बड़ा था तो उस कंडीशन में x का मान x आ रहा था, ठीक है ना। कैसे, जैसे x का मान अगर -2 है, -2 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा -2 है, उस कंडीशन में माड के अंदर रखी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। ये माड के अंदर की वैल्यू है -x, बाहर की वैल्यू नहीं है। माड में अगर -2 होता है तो उसको बाहर निकालने के बाद वो +2 हो जाता है, लेकिन हमने माड के अंदर की वैल्यू लिया है, ठीक है ना। माड के अंदर की वैल्यू अगर 2 पॉजिटिव लेते हैं तो वो भी बाहर निकलकर पॉजिटिव होगा, उस कंडीशन में ये पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x माइनस 1, यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है, तो इस कंडीशन में भी इसके 2 ही मान होंगे, ठीक है ना। f ऑफ x का यहाँ से 2 मान निकलेंगे। एक, जब x का मान अगर 0 से छोटा होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा इसका मतलब x का मान 0 से छोटा, -1 -2 -3 -4 कुछ भी रखिए आप जांच कर सकते हैं। 0 से छोटा का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू। जब निगेटिव वैल्यू होगा तो माड के अंदर क्या वैल्यू होगी, निगेटिव और निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। जब x का मान 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू आएगा इस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा वास्तव में x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं ऐसे। तो x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा ना, तो उस कंडीशन में ये कर सकते हो। जब 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में ये वैल्यू माड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी। अब यहाँ देखिए, अब हम प्रांत, अतः इसका प्रांत क्या हो सकता है, या प्रांत यहाँ देखिए निगेटिव वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी निगेटिव है, तो प्रांत हमेशा जो भी आपका आएगा x का वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, जब 0 से छोटा रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 से छोटा रखेंगे तो उस कंडीशन में इसका जो प्रांत बनेगा वो हमेशा नेगेटिव रियल नंबर बनेगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान से समझिए। जब x का वैल्यू जब 0 से छोटा लेंगे, x की वैल्यू 0 से जब छोटा ले रहे हैं पहले वाला कंडीशन में, तो इसका प्रांत क्या बनेगा, प्रांत इसका नेगेटिव रियल नंबर बनेगा। जब x का मान 0 से बड़ा ले रहे हो, एक कंडीशन में x का मान 0 से छोटा लिए हो, एक कंडीशन में x का मान 0 से बड़ा लिए हो, इसका मतलब टोटल x का मान यानी कि प्रांत का मान पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। पहले वाले केस में जो परिसर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, दूसरे वाले केस में जो परिसर बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। इसलिए प्रांत
कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका परिसर जो होगा, इसका जो परिसर होगा वो परिसर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, समझ लीजिए एक बार। यहाँ से x का मान मान लीजिए हम यहाँ से, यह आपका x का मान है, यह आपका y का मान है। ठीक है ना, यहाँ देखिए x का मान अगर मैं -5 ले रहा हूँ तो -5 एक -6 होगा, और -6 मार्च से निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, +6 बन जाएगा। ठीक है ना, x का मान अगर मैं -2 लेता हूँ तो -2 और -1 -3 बनेगा, और -3 जब मार्च से बाहर निकलेगा तो वो आपका +3 बन जाएगा। x का मान अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 में से एक जगह +2 हो जाएगा, +2 मार्च से बाहर निकलेगा तो वो +2 ही हो जाएगा। इस प्रकार आप चाहे x का प्रांत का मान चाहे कुछ भी ले, निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, कोई भी वास्तविक संख्या ले, उस कंडीशन में जो आपका सह प्रांत यानी कि जो परिसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर बनेगा। ठीक है ना, तो इसका प्रांत और इसका सह परिसर आप ऐसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए एक फलन दिया गया है, और फलन को हमेशा इसमें क्या कर दिया है, फलन को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया है। क्रमित युग्म के रूप में जब कोई फलन या संबंध को लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो आपका पहले समुच्चय का अवयव होता है, और दूसरा होता है, यानी कि अगर आपके पास दो समुच्चय है ई और बी, तो पहला क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा वो समुच्चय ए के अवयव होंगे, क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय बी के अवयव होंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए यह कहा है क्या, x बिलोंग्स टू R टू R, यानी कि यह रेशनल, R का मतलब होता है रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। ठीक है ना, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन दिया गया है। यहाँ देखिए यह आपका एक फलन है, यह आपका एक फलन है, और यह आपका दूसरा फलन है। ठीक है ना, और ये वास्तविक नंबर से वास्तविक नंबर में है, R से R में यहाँ एक फलन को प्रदर्शित किया गया है x। ठीक है ना, यानी कि इसमें वास्तविक नंबर, ये आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन को परिभाषित किया गया है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या सभी, वास्तविक सभी के सभी नंबर। अगर यहाँ से इस कंडीशन में x का मान 1 लेते हैं, यहाँ देखिए यह आपका x का मान है, यह आपका y का मान हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान अगर यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो y का मान यहाँ से क्या होगा, 1² अपन 1 + 1² यानी कि 1 अपन 1 + 1² यानी कि 2 हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ से 2 लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 5। अगर n का मान, अगर x का मान 3 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 = 9, और यहाँ से होगा 3 × 9 = 10। अगर x का मान √2 लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 3। ठीक है ना, यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से x का मान अगर -2 लेते हैं तो इस कंडीशन में y का मान क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ठीक है ना, यहाँ देखिए यह आपका x का मान है जो मैं यहाँ बना रहा था, यह आपका y का मान है यानी कि परिसर का मान है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिसर को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए यह आपका हो जाएगा प्रांत, और यह आपका हो जाएगा सह प्रांत। यह दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा प्रांत, यह आपका हो जाएगा सह प्रांत। प्रांत का अवयव पॉजिटिव भी है, इसका संबंध इससे है, प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब इससे है, 3 का प्रतिबिंब 9/10 है, √2 का प्रतिबिंब 2/3 है, और -2 का प्रतिबिंब 4/5 है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर नहीं बनाया हूँ ताकि आपको यहाँ से अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बनाया हूँ। क्रमित युग्म के फॉर्म में दिया गया है। क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा समुच्चय ई यानी कि प्रांत के अवयव होंगे, क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होगा वो आपके सह प्रांत यानी कि परिसर के मान होंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए प्रांत के अवयव पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव भी है। यानी कि प्रांत के अवयव कोई भी वास्तविक नंबर हो सकते हैं, चाहे निगेटिव हो सकता है चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सह प्रांत के अवयव कभी भी निगेटिव नहीं आएंगे। पहली बात ये पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, पहली बार ये पॉजिटिव आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। यहाँ निगेटिव का भी यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है, √2 है तो भी पॉजिटिव बन रहा है, किसी का मान पॉजिटिव बन रहा है। दूसरी बात ये है, इसमें अगर हर की बात किया जाए तो यहाँ देखिए अगर हर यहाँ अंश यहाँ 1 है तो हर उससे 1 ज़्यादा है, अंश 1 है हर 1 ज़्यादा है, अंश हर से 1 ज़्यादा है, हर अंश से 1 ज़्यादा है, अंश हर से 1 कम है, अंश हर से 1 कम है। यानी कि परिसर का जो भी मान आ रहे हैं वो मान 1 से कम ही आ रहे हैं। ठीक है ना, 0 से बड़ा और 1 से कम आएंगे, निगेटिव नहीं आएंगे। पहली बात निगेटिव नहीं आएंगे।
देखिए नेगेटिव है क्या, परिसर का मान नहीं है, और ये मान हमेशा 1 से छोटा आएंगे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएंगे। तो इसका परिसर पूछा है, तो परिसर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, परिसर आएगा 0 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा। जब 1 से छोटा है तो इसमें कौन सा कोष्टक, ये वाला, और 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला, और यही आपका परिसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ गए ना कैसे हो रहा है, कैसे होगा सब मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लो कैसे यह होगा, मैंने प्रूफ करके बताया है। बस आपको परिसर ज्ञात करना था, इतना बस आप लिख देंगे, 1 नंबर आपका मिल जाएगा परिसर के लिए। यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब 1 भी उसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर 1 कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर का मान अंश से 1 ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में 1 से कम ही मान आएंगे। 7 दिया गया है, एक फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपका दूसरा फलन है g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, और इस कंडीशन में हमें f प्लस g ज्ञात करना है। अच्छा, ये किस में से किस में है, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में है, ठीक है ना, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में है। 2 फलन है, 2 फलनों का संयोजन कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको चर्चा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। 2 फलनों का यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, 2 फलनों का यहाँ पर डिवाइजन हुआ है। तो यहाँ देखिए, यह आपका फलन है, यह आपका fx है, यह आपका x है, यानी कि x के इसके प्रांत या इसके सहप्रांत कहलाएंगे, या इसके प्रांत और यह इसके सहप्रांत कहलाएंगे, या इसके प्रांत कहलाएंगे, या इसके प्रांत होंगे और यह इसके सहप्रांत होंगे, ठीक है ना। 2 फलन है हमारे पास। तो चलिए हम सबसे निकालते हैं f प्लस जी पूछा है, इसका मतलब f प्लस जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। f माइनस जी पूछा है, इसका मतलब f माइनस जी एक्स, f बाई जी पूछा है, इसका मतलब f बाई जी एक्स का मान पूछा हुआ है। तो बस f ऑफ x का मान है यहाँ पर x प्लस 1, और इसमें प्लस किया है, प्लस g ऑफ x का मान है 2x माइनस 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो x 2x कितना हो जाएगा, 3x, 1 माइनस 3 माइनस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। f माइनस जी पूछा है, f ऑफ x कितना है, f ऐसे भी आप लिख सकते हैं, f माइनस जी एक्स को f ऑफ x माइनस f ऑफ g। f ऑफ x का मान कितना है, x प्लस 1 है, माइनस f ऑफ g का मतलब कितना है, 2x माइनस 3 है, ठीक है ना। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, और इसका मान हो जाएगा माइनस x प्लस 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। f ऑफ, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। f ऑफ x का मतलब है x प्लस 1, g ऑफ x का मतलब है 2x माइनस 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ऐसा ही करना था, कुछ भी भारी नहीं है, बस समझने की देरी है, समझ लेंगे तो आप लोग कर लेंगे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि एक फलन है, यहाँ पर एक फलन को परिभाषित किया गया है, लेकिन इसको क्रमिक युग्म के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ ये वो फलन है, क्या फलन है, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, एक फलन है जिसको परिभाषित किया है क्रमिक युग्म के रूप में। और यह फलन कैसे है, इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि यहाँ से देखिए z टू z में परिभाषित है, ठीक है ना, इंटीजर टू इंटीजर में परिभाषित है। तो हमें इसमें क्या करना है, ए और बी का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ए और बी का मान आप लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। फलन है क्या आपका, फलन आपका है f ऑफ x इक्वल टू है ax प्लस b। f ऑफ x का मतलब होता है वास्तव में y, ठीक है ना। फलन में आपको सबसे पहले फलन में जो क्रमिक युग्म के रूप में दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले उन अवयव, उन क्रमिक युग्म को देखना है जिनके अवयव लगभग समान हैं। यहाँ देखिए 1,1 यहाँ देखिए, और 0,-1, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को कुछ समानताएं दिखेंगे। कैसे समानताएं, एक में यहाँ पर जो क्रमिक युग्म में जो पहले अवयव होते हैं, जो x के अवयव होते हैं, पहले वाले केस में कितना है, 1 है, इसमें पहले वाले केस में कितना है, -1, और सॉरी 0 है। यानी कि यहाँ से क्रमिक युग्म में आप x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ से b का मान आपका मिल जाने वाला है। तो इन दो का उपयोग करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी का उपयोग करना है। चलिए हम देखते हैं, इसमें 1,1 पर देखते हैं, ठीक है ना, 1,1 पर, इस पर देखते हैं ना। इसमें देखिए x का मान कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा a गुणा 1 प्लस ये क्या है आपका x, और ये क्या है b है ना, और यहाँ से है y का मान क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर a प्लस b, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 8 किस पे, 0,-1 पर देखते हैं, -1 पर, और ये होगा क्या, y बराबर क्या है, f ऑफ x है, और ये दिया है ax प्लस b, ठीक है, ओके। 0x की जगह पर कितना है, 0 है, तो ये गुणे हो जाएगा 0 प्लस आपका ये हो जाएगा b इक्वल टू y की जगह पर कितना आएगा, -1 आएगा, और यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर कितना b,
तो यहाँ से b का मान आप लोगों ने को मिल गया क्या, -1। अब इस b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 बराबर a और प्लस b का मान कितना है यहाँ पर, -1 है। तो यहाँ से a -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2। इस प्रकार यहाँ से a और b का मान आप आसानी से फाइंड आउट करना है। हमें इसमें क्या करना था, a और b का मान फाइंड आउट करना था। तो अतः a बराबर कितना आया, 2 और b बराबर कितना आया, -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है ना। अपन इसमें करने के तो कॉस और सारी भी तरीके हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं 1,1, और हाँ इसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें समान नहीं है। इन्हीं दो का उपयोग करके हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। और हमें ये संख्या लेनी है इंटीजर टू इंटीजर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इंटीजर टू इंटीजर हमने कैसे लिया, यह आपको नहीं करना है, चाहे तो आप फेयर में इसे कर सकते हैं। ये सभी के सभी दी गई थी ना, ये सभी के सभी है आपका 1 है, 0 है, -1 है, 1 और एक आपका 2 है, ठीक है ना। 1 का समझ 1 का प्रतिचित्रण 1 है, 2 का प्रतिचित्रण 3 है, 0 का प्रतिचित्रण -1 है और -1 का प्रतिचित्रण -3 है, ठीक है ना। ये इस प्रकार दिया गया है, ठीक है ना, ये इस प्रकार। और ये Z टू Z दिया गया था, ठीक है ना, इंटीजर टू इंटीजर, और इसके बीच में कोई फलन आपका परिभाषित था जो आपका ये दिया गया है। इस प्रकार ये परिभाषित था, तो हमने इसको बहुत ही आसानी से कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कितनी बेहतर से मिससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक संबंध दिया गया है और वो संबंध कुछ इस प्रकार है। कैसा है, दो इसमें अवयव हैं ए और बी, जो बिलोंग्स करता है आपका कहाँ, आपका बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 से शुरू होने वाली सभी पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं। और इसमें बीच में एक संबंध दिया गया है, संबंध है ए बराबर b², यानी कि पहला वाला चाहे दूसरा वाला हो, चाहे आपके तीसरा इसमें का क्वेश्चन है वो सभी के सभी इस संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह n से n में एक संबंध आ रहा है, ये कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में हमें जाँच करनी है। कैसे जाँच करेंगे, बहुत आसान है। इस संबंध के द्वारा हम फलन का थोड़ा सा निरूपित करते हैं ए और बी अवयव के लिए, जो कि आपकी नेचुरल नंबर में बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहला काम आपका यही होगा। तो ये आपका चलिए हम बनाते हैं, यह ए और ये बनाते हैं और समुच्चय बी, ठीक है ना। ये आपके किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं, और इसमें आपके बी के अवयव आएंगे, ठीक है ना। ए बराबर b², इस संबंध के द्वारा हमें अवयव को प्रतिपादित यानी कि हमें इसमें रखना है कि ए का मान b² के बराबर होनी चाहिए। देख रहे हैं हो रहा है कि ना। अगर हम b की जगह पर 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में ए की जगह पर कितना आएगा, b 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए का मान इसमें आ जाएगा 1, ठीक है ना। b की जगह पर अगर हम इसमें से मान लीजिए 2 लेते हैं, जो कि आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो संबंध है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में यह एक आपका संबंध है, आर है, ठीक है ना। b की जगह पर जब हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा 4। b की जगह पर अगर हम 3 लेंगे तो इसके जगह पर आ जाएगा 9, अगर हम 4 लेंगे तो इसके जगह पर आ जाएगा 16। इस प्रकार हम लेते जाएंगे तो अलग अलग ए के मान आते जाएंगे, b के अलग अलग मान के लिए। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कि जो नेचुरल नंबर के अवयव होंगे वो आपके रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के भी अवयव होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है ना, हाँ ये जरूरी होता है। ये हो सकता है कि जो प्राकृतिक संख्याओं के अवयव हो वो सभी के सभी अवयव परिमेय संख्याओं के अवयव हो सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या के सभी एलिमेंट प्राकृतिक संख्याओं के अवयव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं बनती है वो तो आपकी इसी से बनती है ना, रेशनल नंबर से बनती है। सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसके लिए सिर्फ 1,1 के लिए दिए गए संबंध का जो मान है वह इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है। ए = b², ए का मान भी यहाँ 1 है और b का मान भी 1 है और बीच में बराबर का साइन है। बाकी अन्य अवयवों के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये फलन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हियर फॉर 1,1 बिलोंग्स टू आर बट अदर एलिमेंट फॉर नहीं, यहाँ रहेगा
फॉर अदर एलिमेंट, और अन्य एलिमेंट यानी कि अवयव के लिए यह सत्य नहीं है, यह इट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। अब आप दर्शा सकते हैं इससे सत्य नहीं है, तो कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं कि यहाँ 4 नॉट इक्वल टू 2, 4 2 के बराबर है क्या, नहीं है। 9 नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पर 16 नॉट इक्वल टू 4, अतः कथन असत्य है। जो संबंध है वो क्या आपका होगा, असत्य होगा, ठीक है ना, असत्य होगा। तो पहला वाला क्या आ गया आपका, सत्य असत्य का प्रतीति करना था, तो पहला आपका असत्य आ गया। सिर्फ 1,1 ही तो इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है इस संबंध को, बाकी अदर एलिमेंट जो भी हैं वो इस संबंध को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा पे चलते हैं ना, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है कि बी कमा ए भी बिलोंग्स करता है आर से, यानी कि ए का अवयव, इसमें ए का अवयव बी से साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बी का अवयव ए के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है आपका, है परिमेय संख्या में बिलोंग करता है यार, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं ना, वेन आरेख ही बनाते हैं। यह आपका ए है, यह आपका बी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में जो भी आपका संबंध दिए गए हैं वो इस संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यदि हम बी की जगह पर, यहाँ देखिए ई और बी दो अवयव है, यहाँ ए पहले आया है बी बाद में आया है, यहाँ बी पहले आया है ए बाद में आया है, तो क्या करते हैं ना, बी के अवयव को सबसे पहले लिखते हैं। तो बी की जगह पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अगर बी की जगह पर 1/2 लिखता हूँ तो ए की जगह पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, ठीक है ना। ओके, ये हुआ बी हुआ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बी के जगह पर मैं यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखता हूँ, तो ए की जगह पर कितना आएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से देखिए कुछ भी, बस इतना से काम हो जाएगा। ये का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होना चाहिए कि बी कमा ई भी बिलोंग्स टू आर। यदि 1/4 1/2 से जुड़ा हुआ है तो 1/2 का मान भी 1/4 से जुड़ा होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 1/4 बी की जगह पर हम 1/4 ले रहे हैं, यहाँ से बी की जगह पर मैं 1/4 को ले रहा हूँ, तो ए की जगह पर क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16 होगा। एक और ले लें क्या, चलिए हम एक और ले लेते हैं, रन देते हैं, यहाँ यहीं से इतना से हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ आपको लिखना है हियर, क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये आर से आर में है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यदि अगर ए की जगह पर यहाँ से देखिए जो फलन आपका है ए बराबर बी स्क्वायर है, यदि ए की जगह पर 1/2 लेते हैं तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 1/√2 हो जाएगा। अगर ए की जगह पर हमने 1/2 लिया तो बी की जगह पर 1/√2 आएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 1/√2 है, 1/√2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमें जो लेना है वो R टू R लेना है, ठीक है ना। मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या टू परिमेय संख्या लेना है, लेकिन 1/√2 आपकी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह जो जुड़ाव होगा, इसके साथ जो संबंध होगा वह संबंध आपका वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है ना। तो इस संबंध यह आपका इस संबंध को फॉलो नहीं करेगा, वास्तविक नंबर टू वास्तविक नंबर नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, हियर, यहाँ 1/4 का संबंध तो 1/2 से है, बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 बी बिलोंग्स टू ई, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू 1/√2 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अतः यह फलन नहीं है, यह संबंध असत्य है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं।